रमज़ान करीब है, आए घर को चमकाएं और बरकतों के लिए तैयार रहें। साफ़ सुथरा घर, पुरसकून दिल। रमज़ान से पहले ये आसान टिप्स ज़रूर आजमाएं। सिर्फ चंद आसान टिप्स से ना आपका घर रमज़ान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से शाद आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का बड़ा ही ज़बरदस्त सा ब्लॉग शुरू करते हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह 3 या 4 दिन रमज़ान शरीफ के शुरू होने में रह गए हैं और चांद पे मुनस्सिर है। हो सकता है 3 दिन के बाद हो जाए या 4 दिन के बाद। तो जनाब डीप क्लीनिंग घर की बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मुल्क की ट्रेडिशन भी थी, बल्कि ज़्यादातर मुसलमान यही करते हैं। यहाँ अरब कंट्रीज़ में भी रमज़ान के शुरू होने से पहले ही, बल्कि शाबान के शुरू होने से पहले ही रमज़ान शरीफ की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हमारी तो एक पर्टिकुलर स्टाइल है, हम अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं और जिसकी जितनी औकात है उतना वो काम करता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अपने घर को कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेट करती रहती थी। रमज़ान में भी तो कुछ नई चीज़ें आ जाती थी, कुछ एडिशन हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सिर्फ क्लीनिंग करी है हमने। और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सामान अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इतनी कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेकोरेशन पीसेस वगैरह हैं वो रह गए हैं, वो तो इंशाल्लाह फिर अभी थोड़े ज़ाहिर यहाँ पे सेटिंग की ज़रूरत है। तो अभी हम अपना हाथ थोड़ा खींच कर ही इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों को, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन पे भी काफ़ी ख़र्च होता है। तो जनाब टिप्स क्या हैं यहाँ आज की क्लीनिंग की? सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट टिप जो है ये कि आप अपने घर वालों को साथ अपने ज्वाइन करें। ठीक है, एक प्लानिंग बना लें कि भाई जितने घर के मेंबर हैं उन सब में काम को, घर का बड़ा जो है वो डिवाइड कर दे और एक एक काम जो है सबके हवाले कर दे। जैसे मैंने आज किया था। हाँ, माशाल्लाह से मैंने मेरे जो हिस्से में आया था वो झाड़ू लगाना था और छोटे बेटे ने जो है, क्योंकि माशाल्लाह उसकी हाइट है, तो मैंने उसे कहा कि आप सारे ऊपर से जाले वाले उतारें और पंखे साफ़ करें। और जो उनसे बड़ा भाई है उनका, जो उन्होंने सारे एसी को साफ़ किया, अंदर से उनकी जालियाँ वगैरह निकाल के उसको चमकाया और उसने पोछा भी लगाया, मतलब मॉपिंग की थी। तो ये सारी हमारी मुश्तरका काविश थी, मतलब हमारी यूनाइटेड एक कह सकते हैं ना कि एक पूरी हमारी एफर्ट थी। तो हमने पूरे घर के फर्नीचर को हिला के पीछे से जितनी भी बहुत ज़्यादा, हालांकि रोज़ाना ही ऑलमोस्ट सफाई होती है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी और रुएं का बहुत पता नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। तो जनाब पहली टिप तो यही थी कि पूरी टीम बने, एक टीम बन के सफाई शुरू हो घर की। ठीक है, और दूसरी टिप ये कि आपने घर के जितने भी फर्नीचर है ना उसको हिलाकर उसके पीछे से सारा कचरा ज़रूर निकालना है। क्योंकि नॉर्मली आम दिनों में ऐसा होता है ना कि हम सारा फर्नीचर, अलमारियाँ, कबर्ड वगैरह हटाकर इस तरह से सफाई नहीं कर पाते। तो ये इस तरह से मौका मिल जाता है हमें, और सब चीज़ें हटाकर आप सफाई ज़रूर करें। और हो सके तो महीना या 2 महीने बाद इस तरह की सफाई होनी चाहिए। तो जनाब ये सारा काम हो रहा था। बच्चे ने माशाल्लाह पोछा वोछा भी लगा दिया था, मॉपिंग हो गई थी सारी। और अब बारी थी जो मैंने बेडशीट्स धोई थी उनको दोबारा से इस अपने बेड्स पे बिछाने की। तो बच्चे अपने कमरे की सेटिंग कर रहे थे, वो वहाँ बिछा रहे थे और मैं अपने कमरे में आकर अपने बेड पे जो है वो चादर बिछाई। तो अच्छे से सेटिंग की सारी, बहुत अच्छे से मिलकर काम हो गया था। अच्छा, ये एपिसोड 2 है, तो 3rd में आप देखेंगे कि मैं अपने ना किचन जो वॉशरूम की जो वॉल्स है ना उनको धोना कितना ज़रूरी है, वो मैं आपको उसकी भी टिप्स दूंगी कि उनको कैसे साफ़ किया जाएगा। अच्छा जी, बेड वगैरह सेट हो गया था और सारी ही क्लीनिंग हो गई थी और बड़ी आसानी से हो गई थी। थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा लगी थी क्योंकि फर्नीचर वगैरह हटा कर काम करना जो है ना वो थोड़ा मेहनत तलब होता है। कोई बात नहीं, ऐसे काम करने में आपको सुकून भी तो बड़ा मिलता है ना, साफ़ सुथरा घर हो जाता है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी अब ये महीना भर तक जो है ना इंशाल्लाह ऐसे सेटिंग रहेगी। और फिर ये कि आप सामने सामने से सफाई कर लें रोज़ के रोज़, और रोज़े भी रखने हैं, अफ्तारी भी बनानी है, सहरी भी करानी है, तो ये सारे काम भी ज़रूरी हैं। तो पर्दे जो है ना, मैंने वैसे तो मेरी साइड लॉन्ड्री हो गई थी लास्ट वीडियो में आपने देखा, लेकिन जो पर्दे हैं ना मैंने अपने कर्टन्स इसलिए अभी नहीं धोए कि मैं इसको उतार के ना रोज़ों के मिड में ही तकरीबन तो लॉन्ड्री में दे दूँगी। तो फिर ये कि अच्छे से वो साफ़ हो जाएंगे, ईद भी अच्छे से गुजर जाएगी। तो बस ये क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी। दोपहर का वक्त से अब शाम, दोपहर में मैंने ना काले चने का सालन बनाया था खाने में, तो वो रोटी वोटी के साथ खा लिया था। और अब जो है ना थोड़ा सा मेरा दिल चाह था कुछ मीठा बनाने का। तो सवैयाँ मेरे पास पड़ी थी, मेरे स्टॉक में जो सामान लेकर आई थी मैं लास्ट मंथ में, तो इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो मैंने कहा इनको बना लेती हूँ क्योंकि फिर नया जगह खाली होगी तो फिर नया सामान आएगा। अच्छा, बड़े मज़ेदार सवैयाँ बनी थी। और ये जो खुशबू देख रहे हैं ना आप, इससे मैंने खोया बनाया था, तो आप आखिर तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। बहुत बहुत ही कॉमन से इंग्रेडिएंट थे, घर में पड़ी थी मेरे पास गुड़ की शक्कर, वो डालेगी इसमें, बादाम और पिस्ते का मैंने थोड़े से क्रंच
क्रश कर लिया था उसको, साथ में इलायची पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, ज़ाफ़रान और 2 पैकेट सेवइयों के मैंने लिए थे। साथ में 1 कप जो है वो दूध था जिसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान को गर्म कर लिया था, तो ज़ाफ़रान का कलर निकालने के लिए। तो ये मैंने सेवइयाँ ले ली थी 2 पैकेट की, और आपको पता है फटाफट इतनी सी हो जाती हैं। इतने तरह से 2 पैकेट होते हैं इनके। पहले कितनी ज़्यादा होती थी ना सेवइयों के पैकेट, हम जब बचपन में अम्मी लेकर आती थी तो इतने हैवी हैवी पैकेट्स होते थे, और आजकल जो है वो शान को तो इतना से सेवइयाँ निकलती हैं, तो 2 पैकेट मुझे बनाने पड़े। तो यहाँ पर मैंने ना 1 कप दूध डालकर तो उसके अंदर ज़ाफ़रान की 2 पिंच डाल दिए, ताकि जो है वो इसका कलर निकल जाए ज़ाफ़रान का और जायका भी आ जाए दूध के अंदर। तो ये दूध जो है ना मैं इसके अंदर सेवइयों में डालूंगी। तो इसके अंदर ना मैंने देसी घी डाला है सेवइयों को फ्राई करने के लिए। और ये देखिए ज़ाफ़रान माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा रंग है ज़ाफ़रान का, खुशबू बहुत अच्छी है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास ख़त्म ही हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा लाऊंगी। और वैसे भी अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़ाफ़रान का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़ाफ़रान की तासीर बहुत गर्म होती है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना कढ़ाई ले ली साफ़ सुथरी सी, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 1.5 टेबल स्पून जो है देसी घी के डाले, और साथ में 2 टेबल स्पून ना मैंने इसमें मक्खन भी डाला है। तो मक्खन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसके अंदर डाल दें। तो इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि मेरे पास मौजूद नहीं था, सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र घर पे मौजूद थी, तो मैंने वो सब खाने में इसमें डाल दी। और बहुत अच्छी से खुशबू आ गई थी देसी घी की। और मैंने इलायची के ना पाउडर बना कर रखा हुआ है, तो इलायची का पाउडर ज़रूर घर पे बना के रखा करें। इलायची का पाउडर बड़ा ही ज़बरदस्त हाजमे के लिए ज़रूरी है। तो जब आप अपनी ग्रीन टी का पानी बॉईल करें ना, तो उसमें आधी पिंच जो है ना आपने इलायची का पाउडर डाल देना है, और फिर इसके बाद आप ग्रीन टी या चाय भी बनाएं इवन, तो उसके अंदर भी इलायची का पाउडर ज़रूर डालें। क्योंकि जो साबुत इलायची डालते हैं ना उसका इतना जायका नहीं आता है, बहुत देर लगती है, मतलब बहुत देर तक पकाना पड़ता है। और मुझे देर तक पकी हुई चाय जो है ना वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। चाय को बस कम से कम टाइम के लिए पकाना चाहिए, उबालना चाहिए। 1 या 2 उबाल के बाद इसको आप बंद कर दें आप उसकी। तो जनाब ये तो चाय की टिप हो गई। अच्छा, जिस सेवइयाँ मैंने घी में अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दी थी, तो काफ़ी देर लगी। इतना कोई गन मचता है ना सेवइयाँ बनाने में, मतलब इतना कोई उछलती हैं जब उनको फ्राई करने लगो, जब कच्ची होती हैं। तो ये तकरीबन मैंने आधी प्याली जो है ना, ये गुड़ की शक्कर है, बिल्कुल समझे आप, गुड़ का पाउडर है ये, तो वो मैंने डाला। मैंने सफ़ेद चीनी नहीं डाली। अच्छा, ये मैंने आधी प्याली डाली है। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें ना 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद चीनी भी डाल देंगे, क्योंकि सफ़ेद चीनी का जो मिठास होती है ना वो गुड़ की चीनी से ज़्यादा होती है। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो आप उसके अंदर सफ़ेद चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे तरीके से बनानी है तो आप इतनी ही चीनी डालिएगा 2 पैकेट में। तो माशाल्लाह अच्छा मीठा हो गया था, क्योंकि मैंने ना इसमें कंडेंस मिल्क भी डालना, और कंडेंस मिल्क आपको पता है कि वो मीठा ही होता है। तो इसको मैंने खूब अच्छे से घी और जो मैंने मक्खन डाला था उसके अंदर अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही ब्राउन सी थी, बहुत ही भुनी हुई थी, रोस्टेड थी। तो मैंने कहा इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 5-7 मिनट मैंने ऐसे भूना, और इलायची की खुशबू और घी की खुशबू आ गई थी। तो मैंने जो 1 कप दूध इसके अंदर उसमें मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब इसको मैंने ना थोड़ा सी देर के लिए दम लगा के रखना था। थोड़ा मैंने कहा इसके अंदर में ड्राई जो मैंने बादाम और पिस्ते को क्रश किया वो भी थोड़ा सा डाल दूँ, वो भी अच्छी से इसके साथ ही रोस्ट हो जाएगा। और मैंने इसे दम पे रख दिया था तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, इसको बंद करके। तो 6 से 7 मिनट के बाद जो है मैंने इसे उठाया, तो काफ़ी हद तक तकरीबन 70% तक पक चुकी थी। तो अभी इसके अंदर मैंने जो है ना वो कंडेंस मिल्क भी ऐड करना था, और बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट भी ऐड करने थे। अच्छा, हुआ ये कि मेरे जो क्रीम थी, अब मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं फ्रिज का टेम्परेचर ख़राब हो गया या क्या, वो कम हुआ या क्या हुआ। मेरी क्रीम का जो बॉक्स था ना उसमें तकरीबन आधी क्रीम पड़ी हुई थी, और वो इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई थी, तो वो उसमें स्मेल आ गई, मुझे वो फेंकनी पड़ी। वो मैंने इसके अंदर शुक्र है डाली नहीं। तो ये जो है ना मैंने तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क के डाले, जो कि बड़ा ही प्यारा सा टेस्ट आया था। इसकी वजह से ना जो सेवइयों का जो टेक्सचर बना वो बड़ा ही जैसे चुई चुई टाइप का था, और बहुत ही मज़ेदार सी एक कैरमल लुक आ रहा था इसमें ना, टेस्ट आ रहा था जैसे कोई कैरमल बना हुआ हो। तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया इसके साथ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसमें कंडेंस मिल्क डाल के। नॉर्मली हम लोग या तो सादे पानी में बनाते हैं या दूध डाल लेते हैं ज़्यादा, लेकिन कंडेंस मिल्क का जो तजुर्बा है ना मेरा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप लोगों की रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, और क्या क्या हो गया है, क्या क्या काम आप लोगों के हो गए हैं रमज़ान के लिए, और क्या क्या रह गया है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और अपनी रूटीन भी शेयर करेंगे
कितनी आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बना ली हैं। तो ये देखें क्रीम जो है, मुझे मैंने स्मेल किया तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो मैंने इसे फेंक दिया था फिर, तो इसके अंदर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम डाल सकते हैं, क्रीम से ना ये बड़ी अच्छी ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत अच्छी से इनका टेस्ट आता। तो चलें कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें ऐसे ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर ना अक्सर चीज़ें जो है ना बहुत एक्सपायरी डेट के करीब करीब वाली भी होती हैं, बड़ी जो फ्रेश दूध और दही है ना वही होता है, और ये ब्रेड वगैरह वो रेगुलर उसकी होती हैं मतलब डेट की। लेकिन जैसे बॉक्सेस वाली चीज़ें होती हैं ना ये थोड़ी सी डेट लंबे अरसे वाली होती हैं ये। तो बस ये मैंने सवैयाँ माशाल्लाह देखी कैसे खिली खिली बिल्कुल पुलाव के जैसे लग रही थी लेकिन है बहुत मज़े की बनी थी। और मैंने अब इनको ना, अच्छा अब मैंने ना इसके ऊपर खोया का लुक देना था, ठीक है। खोया तो मेरे पास था नहीं, तो उसका ना एक ज़बरदस्त सा तरीका मेरे दिमाग में आया। मेरे पास पड़ा था ड्राई मिल्क, वो तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क लिया, और मैंने ना ड्राई मिल्क को ना इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करके ना इसको मैंने दम पे रख दिया था 3 से 4-5 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से स्टीम ना बने। तो स्टीम के साथ ही ना ये जो ड्राई मिल्क है ना ये बिल्कुल एकदम खोए की शक्ल बन गया था, ऐसे गुटलियाँ गुटलियाँ सी बन गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे खोया डाला है। तो ये जब आपके घर में ना हो या आप ना उस पर, मैंने ये जर्दे पे और गाजर के हलवे पे भी ये टिप यूज़ की थी। तो कभी खोया ना हो तो आप देखिएगा ज़रूर। आप ये बिल्कुल फीका खोया बना एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये दूध जो है ना विदाउट शुगर है ना, बिल्कुल पाउडर मिल्क था। तो इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बादाम और इसकी पिस्ते की गार्निश की, और उसको मैंने तकरीबन 5-6-7 मिनट के लिए बंद करके रख दिया था हल्की सी आग पे। पूरी सवैयाँ मैंने बहुत लाइट फ्लेम पे बनाई, लो फ्लेम पे बनाई, ताकि फ्लेम जो है ना वो अच्छे से इन पे अच्छे से चीज़ें पक जाएँ, सारी सवैयाँ जो है अच्छे से गल जाए, क्योंकि मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बस 1 कप दूध के अंदर ही इनको मैंने पकाया। तो देखिए बड़ा अच्छा सारा खोया जो है वो गुठलियों वाला बन गया था। और आप मिक्स करें इसको बिल्कुल अच्छे से, कुछ ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कोई पाउडर मिल्क डला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा ना। और अगर आप चाहें तो इसको ना आप पाउडर डालने के बाद ना हल्का सा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि जो ये गुठलियाँ हैं और मज़बूत बन जाएँ दूध की।